एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम ये देखेंगे कि एक करंट कैरिंग लूप के द्वारा उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा इस करंट कैरिंग लूप के द्वारा, यानी करंट कैरिंग लूप के द्वारा उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर। तो हमें क्या करना है, हमें एक ठो गोलाकार क्या ले लेना है, सर्कुलर लूप ले लेना है। थोड़ा सा लूप सही तरीके से बना हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब मैंने ये ले लिया। अब ये इसका सेंटर है, और जाहिर सी बात है कि जब आप सेंटर लोगे तो सेंटर का अपना एक रेडियस होगा। सेंटर नहीं, सिर्फ सर्कल का रेडियस होता है। तो इस सर्कल के रेडियस को मैंने क्या मान लिया, दुनिया मानती है तो वही हम भी मानेंगे। हमने मान लिया एक्स, क्योंकि दुनिया भी क्या मानेगी, ए, तो हम भी ए मानेंगे, एक्स नहीं मानेंगे। ओके, तो ये क्या है आपका सेंटर, ये क्या है, ए क्या है, व्हाट इज ए इज द रेडियस। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इस पॉइंट से आगे, यानी इसके एक्सिस पे, एक्सिस मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसे समझ सकते हो। मेरे पास अगर कोई ऐसे कुछ है, एक सेकंड रुकेंगे, ऐसे समथिंग था मेरे पास, हाँ वही जी, ध्यान देंगे। मान लीजिए सर्कुलर पाथ है। ओके, तो इस सर्कल का क्या होगा, अपना एक सेंटर होगा, यहाँ पे एक सेंटर होगा। तो ये सेंटर का क्या है, ये एक्सिस है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके सेंटर से, समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इसका एक्सिस। ये जो मार्कर की लेंथ दिख रही है ना, इट इज़ अ एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास डबल सर्कल है। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे डबल सर्कल है, मैं प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखेंगे, और दोनों का सेंटर ये है। तो अगर मैं इसके सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके सेंटर तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो ये जो लाइन है इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। किसका, इस सर्कल का और इस सर्कल का भी, यानी सेंटर से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, क्या मेरी बात समझ पाए? बिल्कुल। अब मैंने इसके एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लिया है जिसका नाम है पी। ठीक है ना, इस पी पे मुझे क्या करना है, ये देखना है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर जो है, वायर मतलब एक लूप के फॉर्म में, सर्कुलर लूप के फॉर्म में, तो ये भी भूलिएगा मत। ओके, फिर अगेन क्या करिए आप, एज्यूम्शन डालिए कि सर हमने एक सर्कल लिया है, सॉरी एक सर्कुलर लूप लिया है जिसका रेडियस आर है, इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और अगेन पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि कभी भी आपको गोलाकार सर्कुलर लूप जो मिल रहा है उसमें क्या होगा, ये बीच में कनेक्टेड नहीं होगा। एक जगह से धारा इंटर होगी और दूसरी जगह से एग्जिट होगी, है ना। कभी भी एक में कनेक्ट मत कर दीजिएगा, है ना, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो ऐसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। बस नॉर्मली दिखाने के लिए आप क्या मान लोगे, यहाँ पे क्या डॉट डॉट, जिससे ये पता चल जाए कि एक सर्कल है। बस इतना ही समझिएगा। ओके, सॉरी, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे नीचे। ओके, अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे हम पता करेंगे, है ना। तो एक एक करके समझा जाए। चलिए, मेनली हम सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने अगर देखा होगा कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर था और उसके द्वारा किसी पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो क्या करते थे, इसके दोनों एंड से हम एक लाइन ड्रॉ करते थे और मेनली हम ये पता करते थे कि ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। इसको क्या मानते थे, φ1, इसको क्या मानते थे हम लोग, φ2 मानते थे ना। अगर हम लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा, हमने नहीं, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। ऐसे सेम कहानी यहाँ पे भी गढ़नी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को पकड़िए। भाई मुझे पता करना है तो मैं बारी बारी देखूंगा, एक तो यहाँ से देख रहा हूँ और एक तो यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो क्या होगा, ये एक एंगल क्रिएट करेगा। मैंने मान लिया φ है, कितना एंगल क्रिएट किया गया है, φ क्रिएट किया गया। तो वैसे ही जब मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से भी कितना क्रिएट हो रहा है, φ ही क्रिएट होगा। सर इसमें ऐसा क्यों, वहाँ तो φ1 और φ2 था। सर ये सर्कल है, इसमें डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी आप जाओगे तो कितना मिलेगा, यही डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्टेंस इक्वल है ना दोनों जगहों पे। तो इसलिए यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, बात एक ही है। ओके, क्लियर है? और एक बात और जान लो, और एक बात अगर और जानना चाहो तो एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से आपने ये दो रेखाएं भेजी हैं, तो ये एक प्रकार से जानते हैं क्या, टेंजेंट की तरह काम कर रहा है।
और अगर आप किसी सर्कल के बाहर से किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो आपस में इक्वल होगी। यानी यहाँ पे अगर मैं ए मान लूँ और यहाँ पे मैं बी मान लूँ तो इस केस में पी ए बराबर होगा पी बी के, ये भी याद रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं P से लेके A की लेंथ को क्या मान लिया, R मान लिया, क्या मान लिया, R, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक R है, यहाँ से लेके यहाँ तक X है और यहाँ से लेके यहाँ तक A है, ठीक है। अच्छा ये R तो ये भी क्या होगा R, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। क्या यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। चलिए अब एक एक करके समझा जाए, बिल्कुल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें कभी भी किसी भी लूप, सर्कल, वायर, किसी का भी अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक ही तरीका है, वो है बायो-सेवर्ट का नियम, है ना, बायो-सेवर्ट का लॉ। और बायो-सेवर्ट का जो लॉ है वो बहुत छोटे लेंथ ऑफ सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है, यानी पूरे के लिए नहीं वो एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ से देख भी रहे हो तो आप बहुत छोटे यानी डीएल लेंथ के लिए ही आप इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे देख सकते हो, है कि नहीं है। ऐसे ही आप मान लो जैसे कि आपने बोला कि पी पे मैं देख रहा हूँ, तो पी पे आप यहाँ से भी देख रहे होगे और यहाँ से भी देख रहे होगे, यहाँ भी डीएल लेंथ से देख रहे होगे और यहाँ भी डीएल लेंथ से ही देख रहे होगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक्चुअल में मुझे इस पूरे के लिए चाहिए ना, तो मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि इसके एक इंड से और दूसरे इंड से ये चेक कर रहा हूँ कि इस इंड द्वारा मतलब यहाँ डीएल लेंथ द्वारा वायर के थ्रू कितना इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ सेम कहानी, ठीक है, हाँ ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूँ, क्या आप बता सकते हो। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे कितना होगा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, क्या आप बता सकते हो फटाक से। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ करो, यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करो। तो जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके द्वारा वो इधर होगी, जो इस नॉर्मल के साथ क्या बना रही होगी, फाई एंगल बना रही होगी। कितना बना रही होगी, फाई। अब ऐसा कैसे सर, अभी आपको ध्यान से समझना होगा। फिर ऐसे ही आप इस वाले का भी देखोगे तो क्या होगा, ये भी कितना बनाएगी, फाई बनाएगी, ये भी कितना बनाएगी, फाई। ये किसके किसके द्वारा बनाया गया है सर, इसके द्वारा जो बनाया गया है वो ये है, तो ये छोटा सा बनेगा डीबी। ऐसे ही इस डीएल लेंथ के द्वारा जो बनाया गया वो क्या है, वो भी डीबी है। कैसे पता किया, बायो-सेवर्ट का नियम। छोटे सेगमेंट ऑफ वायर के लिए आप क्या लगा दो, बायो-सेवर्ट का नियम लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकता हूँ भाई। मैं इस डीएल के द्वारा इस पी पे देख रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अगर मैं इस छोटे सेगमेंट के द्वारा देखूँ, उस छोटे सेगमेंट के द्वारा यहाँ पे देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, देखना ध्यान से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि सर dv इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4 इंटू क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो IDL साइन थीटा। माइंड इधर से उधर कोलैप्स करने लगता है। और डिस्टेंस कितना है r, तो r स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है r, तो r स्क्वायर। और कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, फाई। कितना एंगल क्रिएट हो रहा है, फाई। ये बताओ फाई एंगल क्रिएट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, फटाक से बताओगे। फाई क्रिएट हो रहा है, कितना क्रिएट हो रहा है, नो सर, ये जो फाई है एक्चुअल में इस एक्सिस के अबाउट है, इट इज नॉट अ दैट एंगल, ओके। तो ये फिलहाल में आप क्या मानोगे, यहाँ पे थीटा ही मानोगे। क्या मानोगे, थीटा मानोगे, क्लियर है ना, ये थीटा ही मान के चलोगे। तो यहाँ पे क्या मानोगे, थीटा, और थीटा अपने आप में क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। अगेन टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमेशा सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। ये आपको क्लास 10th के अंदर 10th चैप्टर में 10.1 थ्योरम के अंदर देखने के लिए मिलेगा, है ना, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, तो dB इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ये मिल गया μ0/4 IDL साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझना, ये तो इस सेगमेंट के कारण होगा, सेम सेगमेंट के कारण इतना यहाँ पे भी हो जाएगा, इसके कारण भी इतना ही तो प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना, इसके कारण इधर और इसके कारण इधर। क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, जो मैंने फाई बनाया है, ये फाई कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना। ये फाई था तो ये फाई बना दिया मैंने, यहाँ भी ये फाई था तो यहाँ भी क्या बना दिया मैंने, फाई बना दिया, ओके। समझ पा रहे हो कहाँ से आया। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि dB और ये dB की डायरेक्शन कहाँ पे आएगी। रीज़न क्योंकि इन लोगों को क्या है, डाउट है, इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा और समझाना पड़ा, ओके। चलिए एक बार मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इन लोगों को डाउट था इसलिए मजबूरन एमएस पॉज करना पड़ा। एक बार मैं अगेन समझा देता हूँ, क्योंकि इन लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि ये dB की लेंथ इधर कैसे हो गई और फिर यहाँ पे फाई कैसे आ गया। तो दोनों को क्लियर करते हैं, और हम लोगों ने 2 क्यों लिया इसका भी कारण हम समझा देते हैं।
मेनली जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट P पे, तो इस पॉइंट P का जो कनेक्शन होगा ये यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अगर मैं डीएल लेंथ ले रहा हूँ, एक बात बताओ, डीएल लेंथ ले रहा हूँ तो सिर्फ इसके कारण यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा, ये पूरे सर्कुलर लूप के लिए देखना है, तो इधर से भी इफेक्ट पैदा होगा और इधर से भी इफेक्ट पैदा होगा, इसीलिए मैंने दोनों ओर से डीएल लिया है। ओके, और दूसरी बात, ये डीबी क्यों बना, मतलब इसके द्वारा यहाँ भी डीबी बना, इधर भी डीबी बना, तो इसका कारण क्या है कि भाई खुद देखो ना, आपने जिस लेंथ का वायर यहाँ लिया उतने ही लेंथ का वायर यहाँ लिया है। पहली बात, जितने डिस्टेंस पे आपने ये वाला पॉइंट लिया है, मतलब जितने डिस्टेंस पे ये P यहाँ से दिखा रहा है उतने ही डिस्टेंस पे P यहाँ भी है ना, यानी R यहाँ तो R यहाँ पे भी है। क्लियर है? अच्छा, तो जब सब कुछ सेम है तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रोड्यूस किया जाएगा इसके द्वारा भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ भी डीबी और यहाँ भी क्या हो गया, डीबी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझो इसकी डायरेक्शन इधर उधर कैसी है। तो मेनली क्या करना है आपको, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। राइट हैंड थंब रूल में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ पाते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में अगर हम सबसे पहले इसको पकड़े, किसको पकड़े, जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं इसके द्वारा देखना चाहूँगा, तो इसके द्वारा अगर मैं देखूंगा तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ की कहानी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, यहाँ की कहानी को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है इधर। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ये करंट इधर जा रहा है, तो ये कैसे जा रही है, ऐसे निकल रही है कि नहीं निकल रही है ना। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रखा है और ध्यान से देख पाओगे आप, तो कैसे मिल रहा है आपको, सर ऐसे इस डायरेक्शन में मिल जा रहा है, समझ आ रहा है ना, इसके द्वारा इधर मिल गया। ऐसे ही फिर इसके द्वारा देख लो, इसके द्वारा आप देख लो, तो इसके द्वारा आप देखोगे कि तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये ऐसे मिल रहा है ना। ये बाहर क्यों निकलते हुए नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इधर है और ये किधर है, अंदर की ओर। फिर से देखो, करंट इधर और मैंने कर्ल किया, तो ये किधर दिखा रहा है, इधर की ओर। तो देखो ये डीबी बाहर की ओर है। ओके, ऐसे ही जब इसके लिए देख रहे हो तो क्या हो रहा है, तो ये डीबी कहाँ की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये अंदर की ओर मैंने डाल दिया। ओके, तो ये एक अंदर है और ये क्या है, बाहर। समझ में आया है ना। तो ये देखो डीबी आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फाई था तो यहाँ पे फाई कैसे आ गया। ओके, इन फाई को कनेक्ट कर लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया था, तो नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से लेके चला आता हूँ, उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने फाई बनाया है, यहाँ पे भी आपने फाई बनाया है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है, 90 है कि नहीं है। एक को पकड़ लो बस, दूसरा सॉल्व हो जाएगा। वैसे अगर ये इतना 90 है, ये इतना 90 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा, 90। इतना भी क्या होगा तब, 90। इतना 90 होगा, ध्यान से देखिएगा, ये फाई है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। तो अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी क्या होगा, 90 होगा। तो पहले इतनी वैल्यू निकालो। अगर ये पूरा 90 है तो इतना कितना होगा सर, 90 - 5 होगा। यहाँ पे इतना कितना होगा, 90 - 5। तो ये 90 - 5 और ये इतना 90, तो अगेन क्या मिल जाएगा हमको, 5। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से अगेन देखना, पहले इतना दूर देख लो, इतना दूर, यहाँ पे 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था पूरा, तो ये इतना क्या हो जाएगा, 90 - 5 हो जाएगा ना, 90 - 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक और लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो फिर ये मेरा डीबी है और ये डीबी भी क्या करेगा, मतलब यहाँ पे अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ तो इस डीबी का इस लाइन के साथ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये टोटल 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतना क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इतना अगर 90 - 5 है तो इतना क्या हो जाएगा, 5। तभी तो दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 और यहाँ 5 कैसे आया, समझ में आ गया, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस डीबी ने क्या बनाया है, 5 बनाया है, ये पॉइंट P है, ध्यान देना। इस डीबी ने भी 5 बनाया, इस डीबी ने भी 5 बनाया है। ये डीबी क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब कभी भी ये क्या किसी के साथ एंगल क्रिएट कर रहा है तो उस केस में इसका रिजोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल, यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा। यानी ये डीबी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखूँ तो जैसा कि जिसके साथ 5 बना था, मतलब जिसके साथ एंगल क्रिएट होता है उसके साथ क्या होता है, कॉस, यानी डीबी cos 5 हो जाएगा यहाँ पे, आया ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा, इस वाले का भी डीबी cos 5 हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूं, मतलब इधर वाला, ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, डीबी sin 5, किसके वाला, इसके वाला हो जाएगा ना। और इसका भी क्या होगा, सेम इसी पे डीबी sin होगा, यहाँ भी sin था तो यहाँ भी क्या होगा, sin। जिसके साथ एंगल बना उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया है, तो ये लाइन है मेरा हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। क्लियर है,
दो पार्ट में तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है, नीचे की ओर, और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, सेम सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कट जाएंगे, है ना। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा इस पी पे, क्या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा सर, इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा सर 2 dB साइन फाई। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस पी पे 2 dB साइन फाई के बराबर इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या यहाँ तक में कोई दुविधा? अगर है तो बताइए। नहीं है? नहीं है। अब फटाफट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एक पहले डीबी को पकड़ते हैं, क्योंकि डीबी पकड़ लेंगे तो अपना खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। चलिए डीबी को उठाते हैं, डीबी को उठाएं तो डीबी इज इक्वल टू क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू सर यहाँ पे μ0/4 था, तो थीटा की वैल्यू क्या लेनी है आपको 90 डिग्री, क्योंकि क्या ये टेंजेंट है और टेंजेंट ऑलवेज क्या होता है 90 डिग्री प्रोड्यूस करता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर μ0/4 इंटू IDL साइन 90 डिग्री अपॉन पूरे के नीचे r², और साइन 90 का मतलब डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू ये आ गया, यस आर नो। अब इसको और लेके आओ, और भी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो r की वैल्यू है, हम r की वैल्यू भी हटाएंगे, r की वैल्यू हटाएंगे। अगर हम इस r को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं सर, अगर हम इस r की वैल्यू निकालें तो ध्यान से देखिएगा, ये फाई है, फाई के सामने अगर ये देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हाइपोटेनस। अगर मैं हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर सकता हूँ, है ना, और अंडर रूट में लिख सकता हूँ। भाई ये पढ़ा होगा ना, अगर मान लो ये हाइपोटेनस है तो r² इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उस केस में r² इज इक्वल टू a² प्लस x² होगा। r की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x² प्लस a² मिल गया, यानी r की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, अंडर रूट में x² प्लस a²। बोलिए कोई दुविधा? नहीं सर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया dB इज इक्वल टू μ0/4 इंटू IDL, यहाँ पे r² है तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है x² प्लस a² और इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखोगे तो dB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, μ0/4 इंटू IDL अपॉन यहाँ पे x² प्लस a²। ये dB की यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू। सबसे पहले आप इतना नोट कर लेंगे ताकि मैं यहाँ से हटाऊं, फिर आगे की कहानी बढ़ाऊं। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये हमको dB की वैल्यू मिल गई। अब इस dB की वैल्यू का करोगे क्या सर? तो सर dB की वैल्यू को हमको जैसे पता है कि इक्विवेलेंट हमको ये मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान से इक्विवेलेंट को पकड़िए कि भैया इस P के ऊपर, P गायब हो गया मेरा, यहाँ पे है P, तो इस P के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है वो इतना हो रहा है ना, इन छोटे छोटे के कारण। तो ये तो बहुत छोटा है ना, ये अपने आप में क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जैसे 0.00001 है ना, तो अगर मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर 0.0000 बस ये होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इतना ही तो आएगा। लेकिन ले देके बहुत ज़्यादा इसके अंदर फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे 2 से कोई मतलब निकलेगा ही नहीं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले तो आप क्या बना दो, 2 sin phi बना दिया। मुझे इसी को लेके चलना है, ये तो सिर्फ छोटे के कारण निकला ना, ऐसे सबको मैं लेके चलूँ जैसे dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi सबको जोड़ना पड़ेगा, ये सर नो, बारी बारी एक एक करके सेगमेंट को जोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे 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 अगर मैं बनाने लगूँ तो सब बनेगा, है ना, क्लियर है? अरे भाई DL हर जगह है ना, ये सर नो, तो हर DL के कारण मैं ऐसे देखते जाऊँ तो क्या मिलेगा मुझे, हमेशा dB sin phi, dB sin phi, dB sin phi मिलते जाएगा। तो मुझे dB sin phi को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक सेगमेंट के कारण dB sin phi पैदा हो रहा है इसके ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये छोटे 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 सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़ जाएंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा इस पूरे वायर के कारण। समझ आया कि नहीं आया? तो मेरा फिर पूरा का पूरा खेल ये है। तो सर इसको क्यों निकाला? अरे भाई dB है ना, तो dB की वैल्यू रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे निकाला है। अब लेके चला जाए भाई, ये क्या हो गया dB cos phi, चूंकि एक दूसरे के क्या था, अपोजिट था और इक्वल था, तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब फटाफट देखेंगे, मैं यहाँ से मिटा दूं, इस फिगर को ही मैं मिटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं, अब इसका खत्म है खेल इसका। अब देखो ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा तो dB इज इक्वल टू μ0, नहीं इसको छोड़ो, सिंपल पकड़ो, ये जो dB sin phi है, dB sin phi, इसी को मुझे क्या कर देना है, इसी को मुझे इंटीग्रेट कर देना है, इसी को मुझे क्या कर देना है, इंटीग्रेट। और यही क्या है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट
पी के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो सर इंटीग्रेशन ऑफ dB इंटू साइन फाई। क्लियर है, dB साइन फाई। देखिए जल्दी जल्दी में हमने मिटा दिया लेकिन उसका यूज था। ठीक है, सबसे पहले हम dB की वैल्यू रख देते हैं। dB की वैल्यू हमारे पास आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई है इंटू IDL अपॉन पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए साइन फाई का यूज क्या है, साइन फाई का यूज अगर आपको पता होगा मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे P था, हाँ या ना, यहाँ पे आपने एक एक्सिस लिया था और यहाँ से यहाँ तक था ना। अगर आपको याद हो तो ये वाला एंगल क्या था, मतलब यहाँ से यहाँ तक A था, यहाँ से यहाँ तक X था और यहाँ से यहाँ तक R था ना। और यहाँ पे क्या था, फाई था, फाई बना था। मुझे साइन फाई की वैल्यू चाहिए, यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, साइन फाई की वैल्यू। तो अगर मैं साइन फाई निकालूँ तो साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है सर A, हाइपोटेनस क्या है फटाक से बताइए, हाइपोटेनस है सर R का मतलब सर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है थोड़ा सा, है ना, क्लियर है। तो ये मिल गया मुझे साइन फाई की वैल्यू। अब मैं इस साइन फाई की वैल्यू को यहाँ पे क्या करूँगा, पुट करूँगा, कर दूंगा, तब मुझे मिलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसको भी अब हटा दीजिए, इसका भी खेल खत्म, जो खत्म उसको हटा दीजिए। अब देखिएगा पकड़ के लेके आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी अंडर रूट में। ठीक है ना, एक काम करो अंडर रूट में ना डायरेक्ट इस पर क्या लिख दो 1/2, जितना जल्दी आप करोगे उतना आसान रहेगा। एक काम करो इस पर क्या लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे 1/2। ध्यान से देखो तो क्या करो, ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे क्या है 1 है और ये किस में है, इनटू में है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये सब खेल हम बाहर खेल लेते हैं, हमें अभी फिलहाल में जल्दी है कि क्या करने का, इंटीग्रेशन करने का, क्योंकि इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, यानी हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है। तो B इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, पहले निकाल तो लो बाहर, किसको किसको, जो कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर चला आएगा, I भी बाहर चला आएगा और ऊपर से A भी चला आएगा, क्योंकि A रेडियस था वो भी कांस्टेंट है, और नीचे से ये लोग जो आ रहे हैं ये भी तो क्या है, कांस्टेंट है ना, x फिक्स है, A फिक्स ही है। तो ले देखिए ये भी कोई दुविधा पूर्ण नहीं है, ये भी सेम है, तो इसको भी लेके आ जाओ नीचे, और नीचे जो भी बवाल चलेगा उसको देखा जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 1 + 1/2 कर देंगे, अंदर कौन रह जाएगा dl, क्योंकि वो dl जो था उसको मुझे जोड़ना है, इसी को तो जोड़ना है, इंटीग्रेट इसी को तो करना था, है ना, इसी को इंटीग्रेट करना था। तो बस इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा 2πr, क्योंकि सर्कल का जब भी आप छोटा छोटा लेंथ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, सर्कमफ्रेंस, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, बराबर होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब 2πr। तो फटाक से आप देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा हमको B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I इंटू A अपॉन पूरे के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे पे पावर आ गया 3/2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2πr, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया। अगेन यहाँ पे क्या मिल गया हमको, r मिल गया, r नहीं आएगा a आएगा, रेडियस होता है ना, यहाँ पे इसका रेडियस क्या है a है, तो यहाँ पे r नहीं आएगा, क्या आएगा a आएगा, बिल्कुल, तो a आ गया हमारे पास। तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, म्यू नॉट I इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पूरे के नीचे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पूरे पे पावर 3/2। ये यहाँ तक मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये जो आया है यही आपका क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी इसमें भी थोड़ा सा घपलेबाजी होगी कि ए को हटाया जाएगा, ठीक है ना, या एक्स को हटाएगा, किसको हटाया जाएगा, किसी को हटाया जाएगा, पहले इतना तो नोट कर लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये जो ए है इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, एंड यक्स क्या है सर, ये डिस्टेंस है उस सर्कल के सेंटर से उस पर्टिकुलर पी पॉइंट तक, यानी उस एक्सिस का डिस्टेंस है। अगर मान लो वो जो एक्सिस है वो बहुत छोटा हो, यानी एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो इसके सेंटर सॉरी रेडियस से क्या हो, बहुत छोटा हो, इफ ए इज वेरी वेरी लार्जर देन एक्स, समझ में आ रहा ना, या ग्रेटर देन एक्स, तो उस केस में मान लो जब मैं एक्स का स्क्वायर, देखो ये खेल बहुत पहले से चलता आया है ना, कि जब कोई बहुत छोटी चीज़ है तो उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, है ना। और मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि यहाँ पे दो लोग एक साथ जब बराबरी पे नहीं है तो इनको रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे यहाँ पे x है यहाँ पे a है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे x है और ये है, ये बहुत बड़ा है,
x बहुत छोटा है। अगर मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो ये और छोटा होगा। तो उस कारण जब मैं a में जोड़ूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं नीचे वाली वैल्यू में, ले दे के मतलब ये है, ठीक है ना। तो उस केस में एक्स स्क्वायर को छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है ना, कि एक्स स्क्वायर को हटाओ यार, क्योंकि बहुत छोटा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा और छोटा हो गया, और अगर मैं उसको ए स्क्वायर के साथ जोड़ूंगा तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, 19-20 का फर्क आएगा, ठीक है। तो 19-20 के फर्क के कारण उसको छोड़ देते हैं। अगर हम छोड़ देंगे, छोड़ा क्यों, समझ में आ रहा है ना, क्यों छोड़ा, तो अब हमारे पास मिलेगा जो वो होगा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ए पे पावर, स्क्वायर था और इस पूरे पे पावर क्या आ जाएगा 3/2, 2 से 2 पावर कैंसिल, ए पे पावर क्या आ जाएगा 3, ए पे पावर क्या आ गया 3। तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, नीचे लिखता हूँ कोने में है जगह, b इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा मुझे म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे, ध्यान से देखिएगा 2 इंटू ए पे पावर क्यू, और ए स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन पूरे के नीचे 2a, और ये जो मिला है यही है आपका एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया, यानी उस पे प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मान लो ये बहुत सारे टर्न्स के अंदर है, एन टर्न्स भी माना गया था, तो एन टर्न्स में अगर ले लोगे, इफ क्वाइल हैज एन टर्न्स, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और ये हो गया आपका आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट द एक्सिस ऑफ इट, तो इस केस में हमारे पास ये मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये हमने डेरिवेशन करके निकाल दिया। आई होप 2-3 स्लाइड लगी होंगी बट आपको समझ में आ गया होगा, और ये उम्मीद रखते हुए मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एमर्स।